हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम पाचन के विभिन्न पदार्थों का अवशोषण यानी कि एब्सॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हमें अवशोषण यानी कि एब्सॉर्प्शन के बारे में पता होना चाहिए। भोज्य पदार्थों का जो पाचन होता है वो आहार नाल में होता है। आहार नाल से बायोमेम्ब्रेन यानी कि जैव कलाओं के द्वारा इन भोज्य पदार्थों का ब्लड यानी कि रुधिर, रक्त अथवा लसिका यानी कि लिम्फ में आने की जो प्रक्रिया होती है, ट्रांसफ़र जो होता है, उसे हम एब्सॉर्प्शन यानी कि अवशोषण कहते हैं। यानी कि अवशोषण का मतलब जो भोजन के पाचन के बाद भोज्य पदार्थ बनते हैं या पाचित पदार्थ बनते हैं, डाइजेस्टेड फूड बनता है, उसका बायोमेम्ब्रेन्स यानी कि जैव कलाओं के द्वारा ब्लड यानी कि रुधिर अथवा लसिका में आना अवशोषण कहलाता है। अवशोषण की जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वो विलस कहलाती है। अकेला विलस होता है और प्लूरल विलाई कहलाता है। इसे रसांकुर बोलते हैं। अब विलस या विलाई है क्या? जो आहार नाल की जो अंदर वाली लेयर होती है, म्यूकोसा, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यानी कि उंगलियों के सदृश, उंगलियों के समान संरचनाएं बनती है, जिसे हम विलस कहते हैं। और विलस की जो सेल होती हैं, उन पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होते हैं, उन्हें हम विलस कहते हैं। और इनकी जो सेल होती है, हम इनको बोलते हैं एंट्रोसाइट। और जो एंट्रोसाइट होती है, उस एंट्रोसाइट की जो मेम्ब्रेन होती है, वो भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है, जिन्हें हम माइक्रोविलाई कहते हैं। और विलाई और माइक्रोविलाई से अवशोषण की सतह बढ़ जाती है, जिससे भोजन का अवशोषण सरल हो जाता है। जो भोजन के अवशोषण हैं, वो अलग अलग जगह अलग अलग पदार्थों का अवशोषण होता है, जिसमें हम सबसे पहले मुख, गुहा, ग्रास नली में अवशोषण पढ़ेंगे। जो जल और ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स होते हैं, और जो ये सॉल्ट्स होते हैं, वो ब्लड कैपिलरीज से यानी कि रुधिर केशिकाओं से अंदर आते हैं। जबकि जो जल में घुलनशील फैटी एसिड्स होते हैं और जो ग्लिसरॉल होते हैं, वो लैक्टियल से आते हैं। अब लैक्टियल्स होता क्या है कि इसमें जो लिम्फ वेसल होती है वो बड़ी होती है, इसे हम लैक्टियल कहते हैं। यानी कि विलस के अंदर बड़ी लिम्फ वेसल होती है, हम उसे लैक्टियल कहते हैं। चूँकि फैट और ग्लिसरॉल जैसी चीज़ें जल में घुलनशील होती है, इसलिए वो ब्लड से ट्रांसफ़र नहीं होती, इसलिए वो लैक्टियल से आती है, लिम्फ वेसल्स में आती है, बाद में फिर वो ब्लड में पहुँचती हैं। तो जो जल है, ग्लूकोज है और सॉल्ट्स है, अमीनो एसिड्स है, वो ब्लड कैपिलरीज से ट्रांसफ़र होते हैं, उनसे अवशोषित होते हैं। जबकि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जैसी जो जल में घुलनशील पदार्थ होते हैं, वो लैक्टियल से आते हैं। अब बक्कल कैविटी में किसी भी पदार्थ का अवशोषण नहीं होता, नो एब्सॉर्प्शन इन बक्कल कैविटी। ओरल कैविटी और इसोफेगस में केवल कुछ केमिकल्स का ही अवशोषण होता है, कुछ मेडिसिन्स तथा अल्कोहल का अवशोषण होता है ओरोफेरेंजियल कैविटी में। अब इसके बाद जो अवशोषण है अमाशय में यानी कि स्टमक में, जो स्टमक है उसमें जल और कुछ सॉल्ट्स का अवशोषण होता है, और साथ में अल्कोहल और ग्लूकोज का और कुछ ड्रग्स जैसे एस्प्रिन का अवशोषण अमाशय में होता है, स्टमक में होता है। और अल्कोहल का जो संपूर्ण अवशोषण होता है वो अमाशय में होता है। इसके बाद जो अवशोषण होता है ग्रहणी में, ड्यूडेनम में, वो केवल Fe और Ca यानी कि आयरन और कैल्शियम का जो अवशोषण होता है वो ड्यूडेनम में होता है। जबकि ज्यूजेनम में अधिकतम अवशोषण होता है, मैक्सिमम अवशोषण होता है
क्योंकि यहाँ पर अधिकतम अमाउंट में, अधिक संख्या में विलाई पाए जाते हैं। अब जो इलियम है, इलियम में विटामिन B12 और केवल बॉइल साल्ट अवशोषित होते हैं। विटामिन B12 और बाइल साल्ट का जो अवशोषण होता है वो इलियम में होता है। कोलन में केवल वाटर का अवशोषण होता है, केवल यहाँ पर जल का अवशोषण होता है। इसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण, प्रोटीन का, वसा अम्ल का अवशोषण अलग अलग होता है। 3 प्रकार के मेन सब्सटेंस होते हैं हमारे भोजन में, जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से ग्लूकोज में पाचित होते हैं। फैट्स और लिपिड्स जो होते हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में डाइजेस्ट होते हैं, जबकि अमीनो अम्ल डाइजेशन के बाद बनते हैं प्रोटीनों के, प्रोटीन से डाइजेशन के बाद अमीनो अम्ल बनते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट का जो अवशोषण है उसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो होते हैं, जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज, जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का जो अवशोषण होता है वो Na+ के साथ होता है, सोडियम आयन के साथ होता है, और वो एक्टिव सिम्पोर्ट से होता है। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, सक्रिय का मतलब होता है एटीपी के रूप में एनर्जी का खर्च होना। एटीपी यूज, एटीपी के रूप में एनर्जी का जब खर्च होता है, एक्सपेंडिचर होता है, जहाँ पर एनर्जी यूज होकर कोई पदार्थ या कोई कार्य होता है, तब हम उसे एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। सिम्पोर्ट का मतलब जब एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल साथ साथ जाते हैं तब हम उसे सिम्पोर्ट बोलते हैं। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज सोडियम के साथ जाते हैं एक्टिव सिम्पोर्ट्स की सहायता से। जो फ्रक्टोज और मैनोज होते हैं, जो फ्रक्टोज है और मैनोज है, ये फ्रक्टोज और जो मैनोज होते हैं ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की सहायता से जाते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एनर्जी खर्च नहीं होती है, लेकिन प्रोटीन की सहायता से पदार्थों का स्थानांतरण होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। अब अमीनो एसिड जो होते हैं, प्रोटीन्स के डाइजेशन के बाद अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है, और अमीनो एसिड 2 प्रकार के होते हैं, डी अमीनो एसिड और एल अमीनो एसिड, और दूसरे होते हैं एल अमीनो एसिड। लीवोरोटेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी अमीनो एसिड होते हैं। जो डी एल अमीनो एसिड्स होते हैं वो एक्टिव प्रोसेस से जाते हैं, यानी कि जो एल वाले होते हैं ये वाले, ये एक्टिव प्रोसेस से जाते हैं, यानी कि इसमें एनर्जी खर्च होती है। जबकि जो डी अमीनो एसिड्स होते हैं वो पैसिवली जाते हैं, विदाउट एनर्जी की सहायता जाते हैं, और वो साधारण विसरण से जाते हैं। साधारण विसरण यानी कि डिफ्यूजन की सहायता से वो एब्जॉर्ब होते हैं। फैट का जो अवशोषण होता है वो थोड़ा सा टिपिकल होता है, थोड़ा सा जटिल होता है। जो फैट का एक मॉलिक्यूल होता है वो जो नॉर्मली ट्राइग्लिसराइड होता है, जिसमें 3 ग्लिसरॉल और एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड जुड़े हुए होते हैं। तो जब वो उसका पाचन होता है, उसका हाइड्रोलाइज होता है, तो वो एक मॉलिक्यूल मोनोग्लिसराइड और 2 मॉलिक्यूल्स फैटी एसिड बनाता है। तो बनाता क्या है वो? फैटी एसिड के 2 मॉलिक्यूल, और साथ में फैट जब डाइजेस्ट होता है तो फैट से बनता क्या है? 2 मॉलिक्यूल तो फैटी एसिड्स और 1 मॉलिक्यूल मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड। अब जो इनका जो पाचन होता है वो लाइपेज होता है, पैनक्रेटिक लाइपेज होता है। तो लाइपेज एंजाइम जो होता है, पैनक्रेटिक लाइपेज, इसको कन्वर्ट कर देता है फैट को फैटी एसिड प्लस मोनोग्लिसराइड में। अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, अर्थात ये जल में अघुलनशील होते हैं, जिसके कारण ये ब्लड में सीधे नहीं जा सकते हैं। इसीलिए
इनका जो एब्सॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, वो लैक्टियल्स के थ्रू होता है, लैक्टियल्स की सहायता से होता है, वो लिम्फ वेसल्स की सहायता से होता है, बाद में फिर वो ब्लड में पहुंचता है। और हाइड्रोलाइसिस के बाद बाइल साल्ट और मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर अब जो बॉइल साल्ट है लीवर से जो आते हैं वो आकर जुड़ जाते हैं। तो फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड और बाइल साल्ट जो है आपस में जुड़ जाते हैं और एक स्मॉल स्फेरिकल वाटर सॉल्युबल ड्रॉपलेट बनाते हैं, यानी कि एक छोटी गोल जो जल में घुलनशील ड्रॉपलेट्स होती है वो बनाती है, और जिसे हम क्या बोलते हैं, जो वाटर में सॉल्युबल होती है, इसे बोलते हैं माइसील या मिसील। अब जो ये मिसील है ये इंटरनल ल्यूमेन में बनती है, अर्थात आहार नाल के अंदर बनती है। अब यहाँ से ये माइसील यहाँ पहुँचती है, एंट्रोसाइट्स में पहुँचती है, यानी कि अब ये यहाँ से जो आहार नाल से अब ये एंट्रोसाइट्स के अंदर आती है। एंट्रोसाइट विलस की सेल होती है। तो अब जो ये माइसील है अब कहाँ पहुँचती है, एंट्रोसाइट्स में पहुँचती है। और एंट्रोसाइट के अंदर पहुँचने के बाद जब ये माइसील पहुँचती है तो ये एंट्रोसाइट में जो मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड्स होते हैं वो दोबारा से रिकम्बाइन होके और एक ट्राइग्लिसराइड का मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो यहाँ पर अब ये दोनों जो हैं ये क्या बनाएंगे, ट्राइग्लिसराइड, यानी कि जिसे हम टीजी बोलते हैं। तो एंट्रोसाइट के अंदर अब जो मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड से दोबारा से रिकम्बाइन होते हैं, दोबारा से जुड़ जाते हैं और जुड़कर क्या बनाते हैं, ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। और वो ट्राइग्लिसराइड बनता किस में है, अंतःपर्दावी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, SER बोलते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर दोबारा से जो टूटकर फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड बनते हैं, दोबारा से जुड़कर ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं, यानी कि फैट बना लेते हैं। अब यहां से ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स में पहुंचता है, गोल्जी कॉय में पहुंच जाता है। और गोल्जी कॉय में यहां पर ये जो है तो ये ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके अंदर ट्राइग्लिसराइड होता है। यहां पर बनेगा ये ग्लोब्यूल में। इस ग्लोब्यूल के अंदर होता क्या है, एक तो ट्राइग्लिसराइड होता है यानी कि टीजी, जिसे हमने रिप्रेजेंट करा ट्राइग्लिसराइड से, प्लस कोलेस्ट्रॉल, इसके साथ यहां पर कोलेस्ट्रॉल जुड़ जाता है, प्लस फॉस्फोलिपिड जुड़ जाता है, इसके साथ यहां पर फॉस्फोलिपिड जुड़ जाता है। अब ये तीनों चीजें जुड़ जाती है, ट्राइग्लिसराइड भी, कोलेस्ट्रॉल भी और फॉस्फोलिपिड भी, और इसके ऊपर प्रोटीन की एक कोट बन जाएगी। ये बना और इसके ऊपर एक प्रोटीन की कवरिंग बन जाती है। ये प्रोटीन कोट हो गई, प्रोटीन की कवरिंग हो गई, और ये ग्लोब्यूल बना जिसमें ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल है और फॉस्फोलिपिड्स है। अब ये जो ग्लोब्यूल बना है इसको हम बोलते हैं काइलोमाइक्रोन, काइलोमाइक्रोन। इसका साइज छोटा होता है बहुत, और 150 म्यूएम होता है, 150 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। अब काइलोमाइक्रोन जो होते हैं अब यहां से वो लैक्टियल में ट्रांसफर हो जाते हैं। यहां से काइलोमाइक्रोन कहां पहुंचेगा, लैक्टियल्स में, और लैक्टियल से आगे जाकर वो ब्लड में पहुंचता है, क्योंकि सारी लिम्फ कैपिलरीज जो आती हैं आहार नाल से वो जुड़कर लिम्फ वेसल बनाती हैं। और ये सभी जो लिम्फ वेसल्स होती हैं जो आहार नाल से आती हैं वो लेफ्ट थोरोसिक लिम्फ डक्ट में खुल जाती हैं, और ये लिम्फ डक्ट जो होती है वो लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में खुल जाती है। अर्थात यहाँ से जो सब्सटेंस आए हैं वो पहले लिम्फ कैपिलरीज से लिम्फ वेसल से पहुँचते हैं, फिर लेफ्ट थोरोसिक लिम्फ वेसल में, और फिर वहाँ से फिर वो सबक्लेवियन वेन की सहायता से बॉडी में ब्लड में पहुँच जाते हैं। ब्लड से ये हार्ट में पहुँचते हैं, हृदय में पहुँचते हैं, और वहाँ से ये फैट्स जो होते हैं पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। जो ब्लड से जो बॉडी में पार्ट ट्रांसफ़र होते हैं, तो जितने भी सब्सटेंस डाइजेस्टेड होते हैं, शुगर है, अमीनो एसिड है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, सॉल्ट्स है, वो सभी ज़्यादातर ब्लड कैपिलरीज में आते हैं, यानी कि रुधिर केशिकाओं में आ जाते हैं। फैट और फैट जैसे सब्सटेंस लैक्टियल से जाते हैं, बाकी सभी अधिकांश सब्सटेंस कहाँ पहुँचते हैं, ब्लड कैपिलरीज में पहुँचते हैं। जितनी भी ब्लड कैपिलरीज होती हैं बॉडी की, एलिमेंट्री कैनाल की, वो सब जुड़कर हेपेटिक पोर्टल वेन बनाती हैं। तो जितनी भी अब
कैपिलरीज है आहार नाल की, आहार नाल की कैपिलरीज। ये सभी जो कैपिलरीज आहार नाल से आती हैं वो सभी जो होती हैं जुड़कर हेपेटिक पोर्टल वेन बनाती हैं, हेपेटिक पोर्टल वेन बनाती हैं। हेपेटिक पोर्टल वेन जो होती है अब वो लीवर में पहुंचती है और लीवर से जब बाहर निकलती है तो ये डाइजेस्टेड मटेरियल जो होते हैं लीवर में पहुंचते हैं। अब तो जो डाइजेस्टेड मटेरियल है, पाचित भोजन है, वो कहाँ पहुंचते हैं? हेपेटिक पोर्टल वेन से। हेपेटिक पहले आहार नाली कैपिलरीज में आए, कैपिलरीज से फिर वो आए हेपेटिक पोर्टल वेन में, हेपेटिक पोर्टल वेन से कहाँ पहुंचते हैं? लीवर में होते हैं। अब लीवर में से जो अब इसमें से बाहर निकलती है वो निकलती है हेपेटिक वेन। अब लीवर से एंटर कौन करती है? पोर्टल वेन, लेकिन यहां से निकलती कौन सी है? हेपेटिक वेन। और लीवर से जो हेपेटिक वेन निकलती है वो अब पहुंचती है पोस्टीरियर वेना केवा में, पोस्टीरियर वेना केवा में। और पोस्टीरियर वेना केवा जो है इसको हार्ट में पहुंचाता है और हार्ट से जो सब्सटेंसेस होते हैं वो पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो आहार नाल में भोज्य पदार्थों का पाचन होता है, पाचन से जो पदार्थ होते हैं, ग्लूकोज है या वाटर है, जो बाकी सभी चीज़ें मिनरल्स, विटामिन, अमीनो एसिड एटसेट्रा, वो पहले आहार नाली कैपिलरीज में पहुंचती है, वो सभी जुड़कर हेपेटिक पोर्टल वेन बनाती है, वो लीवर में एंटर कर जाती है, लीवर से हेपेटिक वेन बाहर निकलती है, ये हेपेटिक वेन इसको पोस्टीरियर वेना केवा में ले जाती है, इससे पदार्थों को, वो इसको हृदय में ले जाता है, हृदय इसको पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है विभिन्न प्रकार की आर्टरीज से। अब जो जल का अवशोषण होता है, अब वसा के बाद जो जल का अवशोषण होता है तो जल जो होता है स्मॉल अमाउंट में जो ओरल कैविटी में यानी कि मुख गुहा में अवशोषित होता है, स्टमक में भी जल का अवशोषण होता है, कोलन के अंदर भी अवशोषण होता है। लगभग 90% जो जल होता है उसका अवशोषण छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, परासरण के द्वारा होता है। अब जो विटामिन का जो अवशोषण है, जो फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं ए, डी, ई, के, वो तो जो फैट का जब अवशोषण होता है फैट के एब्सॉर्प्शन के साथ ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन जो जल में घुलनशील विटामिन है जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, वो पैसिव डिफ्यूजन से जाते हैं, अर्थात उसमें एटीपी यूज नहीं होती और वो साधारण मिश्रण से पहुंचते हैं। इसके बाद जो आयंस होते हैं, आयंस का जो अवशोषण होता है वो एक्टिव प्रोसेस से होता है, यानी कि उसमें एटीपी खर्च होती है। और जो जब आयंस एब्जॉर्ब होते हैं तो ये एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि जो विभव, वैद्युत विभव क्रिएट होता है, जिससे जो क्लोराइड आयंस होते हैं, Cl आयंस होते हैं, वो पैसिवली इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट से अंदर आ जाते हैं। कैल्शियम, Fe यानी कि आयरन, और पोटेशियम और मैग्नीशियम, फॉस्फेट और जो अदर आयंस होते हैं, अन्य आयंस होते हैं, वो एक्टिव प्रोसेस से एब्जॉर्ब्ड होते हैं अर्थात अवशोषित होते हैं। और कैल्शियम का जो अवशोषण होता है वो विटामिन डी और पैराथार्मोन से नियंत्रित होता है। तो इस प्रकार से जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो ब्लड कैपिलरीज से ब्लड में, ब्लड से हार्ट में, हार्ट से पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसी प्रकार से फैट और फैट जैसे सब्सटेंस जो होते हैं वो पहले लैक्टियल्स में पहुंचते हैं, लैक्टियल से लिम्फ वेसल्स में, लिम्फ वेसल से वेन्स में, वेन्स से फिर वो हार्ट में, और हार्ट से वो पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। इस प्रकार से जो डाइजेस्टेड फूड होता है अब वो पूरी बॉडी में पहुंच जाता है अवशोषण के द्वारा। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।